हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे YouTube चैनल में आप लोगों का स्वागत है। चलिए, हम लोगों का संसद चल रहा है। आज हम लोग संसद का जो है पार्ट 2 देखेंगे। पार्ट जो है फर्स्ट आप लोग शायद देख चुके होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो प्लीज जाके देखिएगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट उसमें ढेर सारे क्वेश्चन हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं वीडियो। आप लोग अपनी तैयारी जारी रखिए। हो सकता है दिसंबर या जनवरी में एग्जाम हो जाए। जो 2022 में जिसने टीजीटी पीजीटी जो है अप्लाई किया होगा उसके लिए यह न्यूज है, तो तैयारी करते रहिए। आज हम लोग देखेंगे संसद का पार्ट 2। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं हम लोग। संसद का पार्ट 2। संसद का पार्ट 2 देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्तियों को मनोनीत किया जाता है? क्वेश्चन पूछा जा रहा है, राष्ट्रपति द्वारा जो है राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत किया जा सकता है? क्वेश्चन क्या है? राज्यसभा में जो है राष्ट्रपति द्वारा कितने व्यक्ति या सदस्यों को मनोनीत किया जा सकता है? तो कितने सदस्यों को मनोनीत किया जा सकता है? 12 सदस्यों को जो है राष्ट्रपति जो है राज्यसभा में मनोनीत कर सकता है। तो कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? 12 जो है सदस्यों को। हाँ, चलिए, कितने व्यक्तियों को जो है राष्ट्रपति मनोनीत कर सकता है? 12 सदस्यों को जो है राष्ट्रपति मनोनीत कर सकता है। किसमें? राज्यसभा में। समझ गए होंगे आप लोग। दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। दूसरा पॉइंट, राज्यसभा के नामांकित होने वाली प्रथम अभिनेत्री कौन थी? राज्यसभा के लिए जो है राज्यसभा के लिए नामांकित होने वाली प्रथम अभिनेत्री कौन थी? क्वेश्चन क्या पूछा गया है? राज्यसभा में नामांकित होने वाली प्रथम अभिनेत्री कौन थी? नरगिस दत्त, राज्यसभा सदस्य वर्ष 1980 से 1986। या ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राज्यसभा के लिए पहली जो है प्रथम महिला सदस्य कौन बनी थी? कौन अभिनेत्री थी? नरगिस दत्त थी। संजय दत्त की, आप लोग संजय दत्त को जानते होंगे, उनकी मदर का नाम जो है नरगिस दत्त है। तो नरगिस दत्त जो है राज्यसभा सदस्य वर्ष 1980 से 1986 बनी थी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष, लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष मीरा कुमार। लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? मीरा कुमार। उनकी टाइमिंग थी 4 जून 2009 से 4 जून 2014। 4 जून 2009 से 4 जून 2014। मीरा कुमार जो है लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष जो है मीरा कुमार थी। 4 जून 2009 से 4 जून 2014 तक। अगर एक क्वेश्चन पूछा गया राज्यसभा के लिए नामांकित होने वाली प्रथम अभिनेत्री कौन थी? राज्यसभा, ध्यान से समझिएगा, नरगिस दत्त थी। आप लोग समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। राज्य विधानसभा में कोई भी धन विधेयक राज्य के राज्यपाल की संतुष्टि के बिना या अनुमति के बिना प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। राज्य विधानसभा में कोई भी धन विधेयक, राज्यसभा में कोई भी धन विधेयक राज्य के राज्यपाल की संतुष्टि के बिना या अनुमति के बिना जो है प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। आप लोग समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए, आगे बढ़ते देखते हैं। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन था? चलिए,
क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है? प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन था जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था? प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन था जिनके विरुद्ध जो है लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था? क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे जिनके विरुद्ध जो है लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था? ध्यान दीजिएगा, लोकसभा में कौन अध्यक्ष था जिनके विरुद्ध जो है लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था? कौन थे? जेबी मौलंकर। कौन थे? जेबी मौलंकर महोदय थे जिनके विरुद्ध जो है लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, लोकसभा का सचिवालय किसके नियंत्रण में होता है? लोकसभा का सचिवालय जो होता है किसके नियंत्रण में होता है? तो किसके नियंत्रण में होता है? लोकसभा का सचिवालय जो है लोकसभा अध्यक्ष के नियंत्रण में होता है। किसके? लोकसभा अध्यक्ष के नियंत्रण में होता है। आप लोग समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कौन सर्वोच्च है? भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कौन सर्वोच्च है? ऐसे क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं एग्जाम में। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कौन सर्वोच्च है? तो कौन सर्वोच्च है? संविधान। कौन सर्वोच्च है? भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में जो है संविधान सर्वोच्च है। आगे बढ़ते हैं, भारत की संचित निधि पर कौन सा व्यय भारित नहीं होता है? भारत की संचित निधि पर कौन सा जो है व्यय भारित नहीं होता है? कौन सा व्यय है जो भारित नहीं होता है? भारत की संचित निधि पर भारत के प्रधानमंत्री के वेतन और भत्ते, भारत के प्रधानमंत्री के वेतन और भत्ते जो होते हैं वह संचित निधि पर जो है भारित नहीं होता है। भारत के प्रधानमंत्री के वेतन और भत्ते जो है संचित निधि पर भारित नहीं होते हैं। आप लोग समझ गए होंगे, अक्सर एग्जाम में सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। हम लोग पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी का सार संग्रह। क्या आप देख रहे हैं हम लोग? एनसीईआरटी का सार संग्रह देख रहे हैं हम लोग। चलिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, एक बार आप लोग जरूर इसको देख लीजिएगा, कोई भी एग्जाम हो। चलिए, धन विधेयक संसद के किस सदन में पुनः स्थापित किया जा सकता है? धन विधेयक जो है संसद के किस सदन में जो है पुनः स्थापित किया जा सकता है? तो किसमें? लोकसभा में। कहा? लोकसभा में जो है प्रस्तुत किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, धन विधेयक राज्य विधानमंडल के किस सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है? धन विधेयक जो है राज्य विधानमंडल के किस सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है? तो किसमें? केवल विधानसभा में, विधान परिषद में नहीं प्रस्तुत किया जा सकता है। तो किसमें प्रस्तुत किया जा सकता है? धन विधेयक जो है राज्य विधानमंडल में किसमें प्रस्तुत किया जा सकता है? तो किसमें? विधानसभा में। किसमें? केवल विधानसभा में। और यहाँ जो है केंद्र में केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है धन विधेयक। आप लोग समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, बजट की रूपरेखा किस विभाग के द्वारा तैयार की जाती है? बजट की रूपरेखा किस विभाग द्वारा तैयार की जाती है? आर्थिक कार्य विभाग। बजट की रूपरेखा जो है आर्थिक कार्य विभाग के द्वारा तैयार की जाती है। किसके द्वारा? आर्थिक विभाग के द्वारा तैयार की जाती है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, करों और सरकारी कामकाज के निर्वाह में हुई अन्य प्राप्तियों से संघीय सरकार को प्राप्त होने वाले राजस्व किस निधि में जमा होता है? एक बार ध्यान से सुनिए क्वेश्चन। करों और सरकारी कामकाज के निर्वाह में हुई अन्य प्राप्तियों से संघीय सरकार को प्राप्त होने वाला राजस्व जो है किस निधि में जमा होता है? तो किस निधि में जमा होता है? भारत की
की संचित निधि में। किसमें? भारत की संचित निधि में। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवर्ष संसद में कब प्रस्तुत किया जाता है? आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवर्ष संसद में कब प्रस्तुत किया जाता है? तो कब प्रस्तुत किया जाता? आगामी वर्ष के बजट के प्रस्तुतिकरण से पूर्व। आगामी वर्ष के बजट के प्रस्तुतिकरण से पूर्व जो है आर्थिक सर्वेक्षण जो है प्रतिवर्ष संसद में प्रस्तुत किया जाता है। आप लोग समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? कोई विधेयक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कोई विधेयक धन विधेयक है कि नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो इसका निर्णय जो है लोकसभा का अध्यक्ष करता है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय जो है लोकसभा अध्यक्ष करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए, भारत की संचित निधि से धन निकालने के लिए, भारत की संचित निधि से धन निकालने के लिए संसद का अनुमोदन अनिवार्य है। भारत की संचित निधि से धन निकालने के लिए किसका जो है अनुमोदन अनिवार्य है? तो किसका अनुमोदन अनिवार्य है? संसद का अनुमोदन जो है अनिवार्य है। अगर जो है भारत सरकार जो है संचित निधि से धन निकालना चाहती है तो किसका जो है अनुमोदन अनिवार्य है? तो संसद का अनुमोदन जो है वह अनिवार्य है। आप लोग समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। लेखा अनुदान संघ सरकार को किस प्रकार की अनुमति प्रदान करता है? लेखा अनुदान, लेखा अनुदान जो है संघ सरकार को किस प्रकार की अनुमति प्रदान करता है? तो किस प्रकार की अनुमति प्रदान करता है? निश्चित अवधि के लिए भारतीय संचित निधि से धन निकालने की। लेखा अनुदान जो है संघ सरकार को किस प्रकार की अनुमति प्रदान करता है? तो लेखा अनुदान जो है संघ सरकार को निश्चित अवधि के लिए भारतीय संचित निधि से धन निकालने की अनुमति प्रदान करता है। आप लोग समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए, साधारण विधेयक और धन विधेयक में अंतर देख लेते हैं। दोनों की तुलना हम लोग करते हैं। साधारण विधेयक और धन विधेयक, साधारण विधेयक और धन विधेयक क्या करेंगे हम लोग? दोनों की तुलना करते हैं। साधारण विधेयक और धन विधेयक, धन विधेयक, साधारण विधेयक। पहला है साधारण विधेयक को जो है लोकसभा या राज्यसभा में कहीं भी प्रस्तुत किया जा सकता है। जो साधारण विधेयक है उसे लोकसभा या राज्यसभा में कहीं प्रस्तुत किया जा सकता है, लेकिन जो धन विधेयक है उसे जो है केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है धन विधेयक को कहाँ प्रस्तुत किया जा सकता है? राज्यसभा में या लोकसभा में, विधान परिषद में? तो कहाँ प्रस्तुत किया जाएगा? लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है, प्रस्तुत किया जाता है। लोकसभा में जो है धन विधेयक को प्रस्तुत किया जाता है, केवल लोकसभा में। आगे बढ़ते हैं। साधारण विधेयक को लोकसभा या राज्यसभा में कहीं भी प्रस्तुत किया जा सकता है। आप लोग इस पॉइंट को समझ गए होंगे। अगला पॉइंट देखते हैं। इसे मंत्री अथवा गैर सरकारी सदस्य दोनों द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है। इसे मंत्री अथवा गैर सरकारी जो है सदस्य दोनों द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है। मंत्री या गैर सरकारी सदस्यों द्वारा जो है साधारण विधेयक को प्रस्तुत किया जा सकता है, लेकिन जो धन विधेयक होगा इसे केवल सरकार के किसी मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। धन विधेयक को सरकार के किसी मंत्री के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। किसी सरकार के किसी मंत्री के द्वारा जो है प्रस्तुत किया जाता है धन विधेयक को। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 2 पॉइंट समझ गए होंगे। तीसरा पॉइंट देखते हैं।
इसे सदन में प्रस्तुत करने से पूर्व राष्ट्रपति की जो है अनुमति आवश्यक नहीं है। साधारण विधेयक को जो है प्रस्तुत करने से पूर्व जो है राष्ट्रपति की जो है राष्ट्रपति की अनुमति लेना जो है अनिवार्य नहीं है। लेकिन जो धन विधेयक होगा उसे जो है प्रस्तुत करने के पूर्व जो है राष्ट्रपति से अनुमति जो लेना अनिवार्य है। इसे सदन में राष्ट्रपति की संमति से पुनः स्थापित किया जाता है या राष्ट्रपति की अनुमति से ही प्रस्तुत किया जाता है केवल धन विधेयक को। आगे बढ़ते हैं, चौथा पॉइंट देखते हैं, इसे राज्यसभा द्वारा संशोधित या स्वीकृत किया जा सकता है। साधारण विधेयक को जो है साधारण विधेयक को राज्यसभा द्वारा स्वीकृत या अस्वीकृत किया जा सकता है, लेकिन जो धन विधेयक है उसे राज्यसभा द्वारा संशोधित या अस्वीकृत नहीं किया जा सकता है। स्वीकृत या अस्वीकृत नहीं किया जा सकता है किसके द्वारा? राज्यसभा द्वारा। किसे? धन विधेयक को। आप लोग समझ गए होंगे। पांचवा पॉइंट देखते हैं, इसे राज्यसभा अधिकतम 6 माह के लिए रोक सकती है। इसे जो है साधारण विधेयक को जो है राज्यसभा अधिकतम जो है 6 माह के लिए रोक सकती है, लेकिन जो हमारा धन विधेयक है राज्यसभा जो है इसे अधिकतम 14 दिन के लिए रोक सकती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है। राज्यसभा जो है धन विधेयक को कितने दिन के लिए रोक सकती है? तो कितने दिन के लिए रोक सकती है? 14 दिनों के लिए रोक सकती है। आगे बढ़ते हैं, साधारण विधेयक या धन विधेयक देखते हैं। इसे राज्यसभा में भेजने के लिए लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा प्रमाणित किए जाने की आवश्यकता नहीं होती है। इसे साधारण विधेयक को जो है राज्यसभा में भेजने के लिए लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा प्रमाणित किए जाने की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन इसे लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा धन विधेयक के रूप में प्रमाणित किए जाने की आवश्यकता होती है। धन विधेयक को लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा जो है प्रमाणित किए जाने की आवश्यकता होती है। 7वां पॉइंट हम लोग देखते हैं, दोनों सदनों में असहमति की स्थिति में राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है। इसे दोनों सदनों में पारित होने के बाद राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के लिए भेजा जाता है। जो साधारण विधेयक होता है अगर उसमें जो है असहमति की स्थिति उत्पन्न होती है तो जो राष्ट्रपति होता है संयुक्त बैठक बुलाता है। क्या करता है? राष्ट्रपति जो है संयुक्त बैठक बुलाता है और जब यह दोनों सदनों में पारित हो जाता है तो इस पे राष्ट्रपति जो है हस्ताक्षर करता है। लेकिन जो हमारा धन विधेयक है उसमें जो है दोनों सदनों के असहमति का कोई अवसर ही नहीं मिलता, इसलिए संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है। धन विधेयक के मामले में कोई जो है संयुक्त अधिवेशन बुलाने की आवश्यकता नहीं होती है। इसे केवल लोकसभा में पारित होने के बाद जो है राष्ट्रपति जो है इस पर हस्ताक्षर कर देता है। अगर धन विधेयक के मामले में कोई असहमति की स्थिति नहीं उत्पन्न होती, क्योंकि जो है इसे लोकसभा में पारित किया जाता है, लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा जो है इसको प्रमाणित करके राज्यसभा के पास भेजा जाता है। राज्यसभा जो है 14 दिन के लिए इसे अधिकतम रोक सकती है और जो है धन विधेयक को राज्यसभा अपने पास रोक ही नहीं सकती है और उस पे जो है उसे कोई अधिकार ही नहीं मिला है। तो इसमें संयुक्त बैठक बुलाने का कोई प्रावधान नहीं है। अगर धन विधेयक जो है लोकसभा में पारित हो जाता है तो राष्ट्रपति का अंतिम क्या होता है? हस्ताक्षर किया जाता है। हस्ताक्षर करने के लिए भेजा जाता है किसके पास? राष्ट्रपति के पास। आगे बढ़ते हैं हम लोग। यह विधेयक लोकसभा में अस्वीकृत होने पर सरकार को त्याग पत्र देना पड़ सकता है यदि इसे मंत्री ने प्रस्तुत किया है। यह विधेयक जो है साधारण विधेयक जो है लोकसभा में अस्वीकृत होने पर जो है
सरकार को त्याग पत्र देना पड़ सकता है यदि इसे मंत्री ने प्रस्तुत किया है। लेकिन जो धन विधेयक है लोकसभा में अस्वीकृत होने पर सरकार को त्याग पत्र देना पड़ता है। यह विधेयक लोकसभा में अस्वीकृत होने पर सरकार को क्या करना पड़ता है? त्याग पत्र देना पड़ता है। किसको? सरकार को त्याग पत्र देना पड़ता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखते हैं 9 पॉइंट। इसे राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृत या स्वीकृत किया जाता है अथवा पुनः विचार के लिए भेजा जा सकता है। जो साधारण विधेयक है इसे जो है राष्ट्रपति स्वीकृत या अस्वीकृत कर सकता है और इसे जो है पुनः विचार के लिए राष्ट्रपति जो है भेज सकता है। लेकिन जो धन विधेयक है राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृत या अस्वीकृत किया जा सकता है परंतु पुनः विचार के लिए जो है लौटाया नहीं जा सकता है। पुनः विचार के लिए लौटाया नहीं जा सकता है। आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। धन विधेयक या संविधान संशोधन विधेयक के संबंध में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जा सकती। क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी ऐसी स्थिति बनती है संविधान में जिसमें जो है संयुक्त बैठक बुलाने का प्रावधान नहीं है। तो धन विधेयक मामले में या संविधान संशोधन विधेयक मामले में दोनों में जो है संयुक्त बैठक बुलाने का प्रावधान नहीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंट अपने दिमाग में रख लीजिएगा। धन विधेयक या संविधान संशोधन विधेयक के मामले में जो है संयुक्त बैठक जो है राष्ट्रपति नहीं बुला सकता है। आप लोग समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। चलिए प्रकलन समिति। प्रकलन समिति। चलिए प्रकलन समिति संसद के किस सदन के सदस्यों से गठित की जाती है? प्रकलन क्वेश्चन क्या है? प्रकलन समिति जो है संसद के किस सदन के सदस्यों द्वारा द्वारा गठित की जाती है? जो प्रकलन संविधान में जो प्रकलन समिति का प्रावधान है क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस सदन के द्वारा बनाया जाता है? किस सदन के द्वारा बनाया जाता है? तो किस सदन के द्वारा इसको गठित किया जाता है? लोकसभा के सदस्यों द्वारा। क्वेश्चन पूछा जाता है प्रकलन समिति का जो गठन है वह जो है लोकसभा के सदस्यों द्वारा जो है बनाया जाता है, गठित किया जाता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। कोई भी कानूनी विधेयक संसद के किस सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है? कोई भी कानूनी विधेयक संसद के किस सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है? संसद के किसी भी सदन में। धन विधेयक सिर्फ जो है लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है, लेकिन अगर कोई भी जो है विधेयक है उसे संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जाता है। ध्यान रखने वाली बात है, ध्यान रखिएगा आप लोग। भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक साधारण विधेयक तथा वित्त विधेयक दोनों के संबंध में हो सकती है। वित्त विधेयक या साधारण विधेयक दोनों स्थिति में जो है राष्ट्रपति जो है संयुक्त बैठक बुला सकता है। लेकिन आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। धन विधेयक और संविधान संशोधन के मामले में जो है राष्ट्रपति जो है क्या संयुक्त बैठक नहीं बुला सकता है। वित्त से कंफ्यूज मत होइएगा। वित्त के मामले में जो है
राष्ट्रपति जो है संयुक्त बैठक बुला सकता है, लेकिन धन विधेयक और संविधान संशोधन के मामले में जो है राष्ट्रपति संयुक्त बैठक नहीं बुला सकता है। आप लोग समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। संसद के 2 सत्रों के मध्य अधिकाधिक अंतराल कितने दिन का होना चाहिए? संसद के 2 सत्रों के मध्य जो है अधिकतम कितना अंतराल होना चाहिए? तो कितना अंतराल? 6 माह का अंतराल होना चाहिए। कितने? 6 महीने का अंतराल होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। आकस्मिक निधि को राष्ट्रपति कैसे व्यय कर सकते हैं? आकस्मिक निधि को जो है, आकस्मिक निधि को राष्ट्रपति कैसे व्यय कर सकता है? तो बिना संसदीय स्वीकृति के। अगर आकस्मिक निधि है, राष्ट्रपति उसका व्यय करना चाहे तो बिना संसदीय स्वीकृति के वह व्यय कर सकता है। बिना संसदीय स्वीकृति के वह व्यय कर सकता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहां तक आप लोग समझ गए होंगे। चलिए, लोकसभा में विधेयक आम बहस किस वाचन में होती है? लोकसभा में विधेयक जो है आम बहस जो है किस वाचन में होती है? आम बहस जो है किस वाचन में होती है? आम बहस जो है किस वाचन में होती है? तो द्वितीय वाचन में होती है। लोकसभा में विधेयक में आम बहस जो है किस वाचन में होती है? तो द्वितीय वाचन में होती है। आप लोग समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। कटौती प्रस्ताव को और किस अन्य नाम से जाना जाता है? कटौती प्रस्ताव को और किस नाम से जाना जाता है? कटौती प्रस्ताव को और किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से? समापन प्रस्ताव। समापन प्रस्ताव के नाम से जो है कटौती प्रस्ताव को जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं। कोई धन विधेयक लोकसभा द्वारा स्वीकृत कर दिए जाने पर राज्यसभा इसे अधिक से अधिक कितने अवधि तक रोक सकती है? कोई भी विधेयक जो है लोकसभा से यदि पारित कर दिया गया, कोई भी धन विधेयक, ध्यान से सुनिएगा, कोई भी विधेयक अगर कोई भी धन विधेयक जो है अगर लोकसभा में पारित कर दिया गया है तो राज्यसभा जो है उसे कितने दिन तक अधिकतम रोक सकती है? तो अधिकतम कितने दिन तक रोक सकती है? 14 दिन तक जो है राज्यसभा अधिकतम अपने पास रोक सकती है किसी भी धन विधेयक को। किसी भी धन विधेयक को जो है लोकसभा 14 दिन तक रोक सकती है। अधिकतम 14 दिन तक रोक सकती है अगर धन विधेयक जो है लोकसभा में पारित हो गया है। तो आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। यदि वार्षिक संघीय बजट लोकसभा द्वारा पारित ना हो तो प्रधानमंत्री और अपना मंत्रिपरिषद सहित त्याग पत्र देता है। यदि वार्षिक संघीय बजट जो है, यदि वार्षिक संघीय बजट जो है लोकसभा में पारित नहीं होता है तो प्रधानमंत्री अथवा उसकी मंत्रिपरिषद सहित उसको क्या करना पड़ेगा? त्याग पत्र देना पड़ेगा। यदि कोई वार्षिक संघीय बजट लोकसभा में पारित नहीं होता है तो प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद सहित उसको त्याग पत्र देना पड़ता है। यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। लोकसभा तथा राज्यसभा का संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लोकसभा तथा राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष। अगर क्वेश्चन पूछा गया कि लोकसभा तथा राज्यसभा का जो है संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है, बैठक कौन बुलाता है, तो राष्ट्रपति बुलाता है, लेकिन अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष जो है उस संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करेगा। आप लोग समझ गए होंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। संसद की किस समिति में राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं होता है? संसद की किस समिति में राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं होता है? संसद की किस समिति में जो है राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं होता है? अभी मैंने ऊपर बताया प्रकलन समिति। प्रकलन समिति सिर्फ लोकसभा के सदस्यों द्वारा बनाई जाती है। प्रकलन समिति में जो है राज्यसभा के सदस्य नहीं सम्मिलित किए जाते हैं। चलिए, इसके आगे हम लोग कल पढ़ेंगे। तो प्लीज आप लोग वीडियो देखिए और चैनल को शेयर करते रहिए। धन्यवाद।